मौलाना आज़ाद कहते थे कि नेहरू को अपनी तारीफ करने वाले यानी चाटुकार लोग बहुत पसंद थे, लिहाजा उन्होंने पणनीकर की बात मानते हुए माओ को मानवतावादी मान लिया। यह और बात है कि क्रूर माओ ने अपने ही देश के 8 करोड़ लोगों की हत्या की थी। खैर, नेहरू को हमेशा से लगता था कि मानवतावादी माओ तिब्बत पर कभी हमला नहीं करेंगे। इसकी 2 वजह थी। पहली ये कि नेहरू स्वयं को विदेश नीति का चाणक्य समझते थे और दूसरा ये कि वो खुद को विश्व इतिहास का जानकार भी मानते थे। उन्होंने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम की किताब भी लिख रखी थी, जिसमें उन्होंने तिब्बत को अलग स्वतंत्र देश माना था। खैर, नेहरू के सामने कोई भी ये कहता कि चीन तिब्बत पर हमला कर देगा तो वो उस इंसान पर भड़क जाते थे और उसकी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाते थे। नेहरू कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि विदेश नीति और इतिहास पर कोई उन्हें सलाह दे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात लिखी है जाने माने लेखक डॉक्टर दिनकर जोशी ने अपनी किताब महामानव सरदार में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। दिनकर जोशी अपनी इस किताब के पेज नंबर 297 पर लिखते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री NV गाडगिल ने कहा कि चीन तिब्बत पर कब्जा करके भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों तक आ पहुंचेगा तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। NV गाडगिल की बात सुनकर जवाहरलाल नेहरू हंस दिए और बोले कि गाडगिल जी, आप ना तो चीन का इतिहास जानते हैं और ना भारत का भूगोल। आप नहीं जानते कि तिब्बत और भारत के बीच पूरा हिमालय खड़ा हुआ है। नेहरू की इस बात पर गाडगिल चुप हो गए, लेकिन एक और कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल मुंशी ने नेहरू से कहा कि पंडित जी, मैं केवल भूगोल ही नहीं जानता बल्कि इतिहास भी जानता हूं और इतिहास में दर्ज है कि 7वीं सदी में तिब्बतियों ने हिमालय पार कर लिया था। जिस हिमालय को 7वीं सदी में पार कर लिया गया उसे 20वीं सदी में पार करना मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर नेहरू कन्हैयालाल मुंशी का चेहरा देखने लगे और फिर बात को टालते हुए बोले, नॉनसेंस। नेहरू के भक्त अक्सर उन्हें एक स्वप्न दृष्टा कहते हैं, जो काफ़ी हद तक सही है। नेहरू हमेशा सपने ही देखते थे और इसलिए उन्हें लगता था कि हिमालय के होते हुए चीन कभी भारत पर हमला नहीं करेगा। चीन पर माओ के कब्जे से 3 महीने पहले यानी 9 जुलाई 1949 को नेहरू ने अपने विदेश सचिव को एक पत्र में लिखा, तिब्बत का जो भी भविष्य हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तिब्बत में होने वाला कोई भी परिवर्तन भारत के लिए सैनिक खतरा बनेगा। भौगोलिक रूप से ये बहुत कठिन और व्यवहारिक रूप में भारत के खिलाफ ऐसा जोखिम उठाना एक मूर्खतापूर्ण कदम होगा। तिब्बत के रास्ते भारत पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। मुझे लगता है कि इस समय रक्षा मंत्रालय को सीमा पर किसी भी सैनिक हमले से पैदा होने वाली परिस्थिति पर विचार नहीं करना चाहिए। ये घटना बेहद साधारण है और इससे किसी विवाद के खड़े होने की आशंका नहीं है। नेहरू को भले ही मानवतावादी माओ और हिमालय पर भरोसा हो, लेकिन हकीकत में चीन पर कब्जा करने के बाद लाल सेना का अगला निशाना तिब्बत ही था। उस समय 60 साल के नेहरू को भले ही कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन तिब्बत में 14 साल के दलाई लामा और उनके सलाहकार जानते थे कि चीन कभी भी उन पर हमला कर सकता है। तिब्बत का भारत से सदियों पुराना रिश्ता था, लिहाजा दलाई लामा और उनके सलाहकारों ने अगस्त 1950 में अपना एक शिष्टमंडल नेहरू के पास भेजा और यहीं से शुरू होती है तिब्बत के खिलाफ असली साजिश। अब मैं आगे आपको जो बताऊंगा उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तिब्बत का शिष्टमंडल दिल्ली में नेहरू से मिलने का इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ नेहरू चीन में भारत के राजदूत पणनीकर को 2 सितंबर 1950 को एक पत्र लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वो वक्त है जब चीन की लाल सेना तिब्बत की ओर बढ़ रही है और उस वक्त नेहरू पत्र में लिखते हैं कि मुझे लगता है कि ये चीन के हित में होगा कि वो कुछ समय के लिए इंतजार करे। चीन अपने दुश्मनों को यह कहने का मौका ना दे कि चीन आक्रामक और विस्तारवादी है। कुल मिलाकर जब चीन के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के अवसर बन रहे हैं तो ऐसे में कोई भी आक्रमण, चाहे वो कितना भी उचित क्यों ना हो, चीन को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे लगता है कि यह समय चीन के पक्ष में है, इसलिए उसे इसका लाभ मिलना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, इस पत्र के जरिए नेहरू चीन को 3 बातें समझा रहे हैं। पहली ये कि चीन तिब्बत पर हमले के लिए सही वक्त का इंतजार करे। दूसरी ये कि चीन अमेरिका और ब्रिटेन को यह कहने का मौका ना दे कि वो विस्तारवादी है। और तीसरी ये कि तिब्बत पर हमला कितना भी उचित या जायज़ क्यों ना हो, उसे हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में चीन को मेंबरशिप मिल सकती है। सोचिए, शांति के मसीहा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक और विदेश नीति के चाणक्य जवाहरलाल नेहरू चीन को यह नहीं कह रहे कि वो तिब्बत पर हमला ना करे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि चीन तिब्बत पर हमले के लिए सही समय का इंतजार करे।
भगवान बुद्ध के शांति के सिद्धांतों पर चलने वाले तिब्बत के साथ क्रूर मजाक यहीं खत्म नहीं होता। पूरे 1 महीने के इंतजार के बाद जवाहरलाल नेहरू तिब्बत के शिष्टमंडल को 8 सितंबर 1950 को मिलने का समय देते हैं और इस मुलाकात में जो कुछ हुआ उसका पूरा विवरण वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी ने अपनी किताब भारत चीन संबंध में लिखा है। शौरी के मुताबिक पंडित नेहरू ने तिब्बती प्रतिनिधिमंडल को सलाह दी कि वो बीजिंग में जाकर ये भरोसा प्राप्त करे कि चीन तिब्बत की आज़ादी का सम्मान करेगा। भारत एक दोस्त के नाते चीन को यह सलाह देकर तिब्बत की मदद कर सकता है कि समस्या का शांतिपूर्ण हल निकाला जाए। लेकिन हकीकत में पंडित नेहरू ने पर्णिकर को संदेश दिया था कि वो चीन को सही समय का इंतजार करने को कहे। तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने नेहरू से ये गुहार लगाई कि वो ये दबाव डालें कि चीन और तिब्बतियों की बैठक भारत में हो। तिब्बतियों को डर था कि बीजिंग में अगर ये बैठक हुई तो चीनी उन्हें डरा धमकाकर अपनी बात मनवा लेंगे। इस पर पंडित नेहरू ने तिब्बतियों से कहा, नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो दबंग कहलाएंगे। लेकिन हम किसी शांतिपूर्ण समझौते में तिब्बत की कूटनीतिक मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि चीन के आक्रमण के संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह तिब्बतियों पर निर्भर करता है कि वो युद्ध और शांति में से किसका चुनाव करते हैं। नेहरू से इस मुलाकात के बाद तिब्बती बेहद निराश हुए। सोचिए, नेहरू से मुलाकात के बाद क्या गुजरी होगी तिब्बतियों पर, कितना दुख पहुंचा होगा।